अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पिछली 2 क्लासेस से हमने एक नया टॉपिक शुरू किया हुआ है और टॉपिक का नाम है हमारा इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी का जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो पहले हम इस वक्त पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी और फिर वी विल गो टू गारंटी। तो पेन वगैरह ले लें हाथ में, कुछ मैंने एडवांस में अपनी तैयारी पकड़ी हुई है, ठीक है ना। तो बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीनिंग इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है। द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, और बेसिकली जो लफ्जी मतलब है वो भी इंडेमनिटी का क्या है कि किसी लॉस से बचा लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, जैसा कि मैंने बताया, दफा 302 एक बहुत ही मशहूर सेक्शन है। तो सेक्शन 302 ये कहता है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके बदले में जब कत्ल किया जाएगा तो 302 के तहत सजा दी जाती है। इसी तरह बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसका जो सेक्शन है 124, वो ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक पार्टी वादा करती है दूसरी पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए। caused to him by the conduct of the promiser himself, और वो लॉस क्यों होगा, किसी भी वजह से होगा जो कि जिसके अंदर प्रोमिसर खुद इन्वॉल्व होगा, यानी कि इंडेमनीफायर खुद इन्वॉल्व होगा। इंडेमनीफायर कौन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और किसी भी कंडक्ट की वजह से दूसरे बंदे की होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। अच्छा जी, तो P contracts to indemnify Q against consequences of any proceedings which R may take against Q in respect of certain sum of money। तो ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई, लेकिन अल्फाज इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हैं, तो शायद आपके समझ में ना आए क्योंकि अल्फाज इसमें बहरहाल कम इस्तेमाल हुए। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो उसको लिख लें हाथ के हाथ, ठीक है ना, तो वो वक्त भी बचेगा, इससे साथ साथ सुन भी लेंगे आप। तो एग्जैक्टली जो लिखना होगा वही लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर। बहुत ही छोटा सा एक सवाल है, और क्वेश्चन इसका क्या होगा, ये भी क्वेश्चन तो लिख दूं ना यहाँ पर। डिफाइन indemnity and explain, define indemnity and explain its essentials। डिफाइन इंडेमनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, ये सवाल है हमारा। इसके अंदर फिर आ गई डेफिनेशन, डेफिनेशन की हेडिंग आ जाएगी, इंडेमनिटी इज द हेडिंग, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी। एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी, एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फिर आप हेडिंग आएगी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है इसका मकसद क्या होता है। The objective of entering into a contract of indemnity is to protect promisee against unanticipated loss। अब promisee से यहाँ पे क्या मतलब है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। promisee से मतलब है indemnity holder,
यानी कि जिससे ये वादा किया गया है कि आपको नुकसान से बचा लिया जाएगा, जिससे ये वादा किया गया है कि आपको नुकसान से बचा लिया जाएगा, तो वो बंदा इंडेमनिटी होल्डर होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इंडेमनिटी होल्डर को आने वाले एंटिसिपेटेड नुकसान से बचा लिया जाए। सही है? हाथ के हाथ लिखते रहे, थोड़ा सा ये आई होप से आपने लिख लिया होगा। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इसेंशियल्स, तो अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो इसेंशियल्स की ही होगी। ठीक है ना? इसेंशियल्स हम पढ़ेंगे कि इसेंशियल्स किसे कहते हैं। इसेंशियल्स कहते हैं कुछ लाजमी चीज़ों को, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लाजमी होती हैं और जिनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब हम उन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो लाजमी चीज़ें हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसेंशियल्स का मतलब क्या होता है? लवाजमात, इसको उर्दू में कहते हैं लवाजमात, अगर आप चाहें लिखना। यानी कि ये चीज़ें लाजमी हैं कानून की नज़र में। अगर ये तमाम चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज उसे कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जाएगा। सबसे पहली चीज इसके अंदर है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। के पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन कौन सी होंगी? देयर मस्ट बी टू पार्टीज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब भी होगा, उसके अंदर कम से कम दो पार्टीज जरूर होंगी, जिसमें से एक इंडेमनीफायर कहलाएगी और दूसरी जो है इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगी। ठीक है ना? एक इंडेमनीफायर और दूसरी इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगी। ठीक है ना? तो पार्टीज टू एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक जुमला अगर आप चाहे लिख सकते हैं इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ। फॉलोइंग आर द डिफरेंट essentials of contract of indemnity. Following are the different essentials of contract of indemnity. ठीक है ना? ये हो गया। तो पहली हेडिंग डालेंगे आप, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नेमली प्रोमिसर और indemnifier, and the promisee or indemnified और इंडेमनिटी होल्डर, दो पार्टीज होंगी, दोनों के नाम आपके सामने मौजूद है। ठीक है ना? तो अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। दूसरी इसमें क्या है कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ठीक है ना, तो इसका मकसद एक ही होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, लॉस से बचाना। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, शायद आप में से किसी ने ना सुना, थोड़ा बहुत बता दूं दोबारा से, कि होता यह है कि बहुत सारे कारोबार हम करने में हिचकिचाते हैं और हमारे हिचकिचाने की वजह क्या होती है? बेसिकली हमारे हिचकिचाने की वजह ये होती है कि अगर हम वो कारोबार शुरू करते हैं तो हमें उस कारोबार में नुकसान होने का, शदीद नुकसान होने का अंदेशा होता है। ठीक है जी? अब अपने नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि हमें नुकसान का अंदेशा होता है, तो अपने नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने नुकसान से बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर किसी को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त क्लास हमारी बिजनेस लॉ की चल रही है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने बात कर ली। नंबर 2 हेडिंग में बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब लोग हैं कि नहीं, उनको लगता है कि नहीं भाई, वो जो है नुकसान हो जाएगा और ये हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। अब इस कश्मकश में लोग रहते हैं, गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट, अब लोग गवर्नमेंट की तो नहीं मानेंगे ना, गवर्नमेंट की तो नहीं मानेंगे लोग, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, जब गवर्नमेंट की नहीं मानेंगे तो यानी कि अब गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी को एक खास कारोबार करने पर मजबूर भी नहीं कर सकते। यानी कि हम कहें कि भाई फला कारोबार करो तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप किसी से जबरन कोई खास कारोबार नहीं ले सकते, क्योंकि ये कानून है कि ये आजाद पाकिस्तान है, इसके अंदर हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जो कारोबार करना चाहे वो कारोबार कर सकते हैं। आप किसी को भी कोई खास कारोबार करने पर मजबूर जो है वो नहीं कर सकते। सही। अब क्या किया जाए, तो इसमें बताया गया कि भाई आवाज ही नहीं बंद होती। किसकी आवाज बंद नहीं हो रही भाई, ख्याल करें अपना, तो माइक बंद करें। आई डोंट नो हु वाज देयर, वेल इट्स ओके, सबके माइक फिलहाल बंद है। अच्छा, तो बात समझ में आई। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने कहा आप कारोबार करें, क्या आपको क्या डर है। अब आवाम कहती कि नहीं हमें डर ये है कि नुकसान हो जाएगा। अब इस गवर्नमेंट को रिप्लाई दिया, ठीक है जी आपको ये डर है कि नुकसान हो जाएगा, अगर नुकसान होगा गवर्नमेंट विल पे ऑफ। गवर्नमेंट कहती है कि हम भरेंगे नुकसान, क्यों परेशान होते हो पांडे जी, हम आपका नुकसान भरेंगे, आप कारोबार करने की कोशिश करें। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों की हिम्मत बन जाती है, लोग बोलते हैं तो फायदा होगा तो हमारा होगा, नुकसान होगा तो गवर्नमेंट का होगा। तो यानी कि कितना बेहतरीन स्कीम होगी गवर्नमेंट की, कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका नुकसान होगा तो वो हमारा और फायदा होगा तो आपका, अब कौन शख्स होगा जो कारोबार नहीं करना चाहेगा। यानी इस चीज से क्या होता है, इस चीज से हमारा बिजनेस प्रमोट होना शुरू हो जाता है, इस चीज से हमारा बिजनेस जो है वो डेवलप भी होता है और प्रमोट भी होता है। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि किस तरह से आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आप कारोबार करो और अगर आपको नुकसान हो जाता है तो हम आपको भरेंगे, ऐसा गवर्नमेंट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो थोड़ी स्पीड दिखाएगा ताकि हम एक और सवाल लेने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ। तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, a contract of indemnity is entered into for the purpose of protecting the promisee from the loss. The loss may be caused due to the conduct of the promisor or any other person. यानी कि उस प्रॉमिसर की वजह से भी हो सकता है या किसी भी और बंदे की वजह से हो सकता है, किसी भी और हालात की वजह से, किसी भी और बिजनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा, उसी की वजह से नुकसान हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज express or implied. The contract of indemnity may be expressed. The contract of indemnity may be expressed, यानी कि made by words spoken or written or implied, ठीक है ना, inferred from the conduct of the parties or circumstances of the particular case. यानी कि इंडेमनिटी क्या हो सकती है, इंडेमनिटी दो तरह की हो सकती है। इंडेमनिटी पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इंडेमनिटी दो तरह की हो सकती है, ठीक है जी। तो एज पर पॉइंट नंबर 3 इंडेमनिटी दो तरह की होगी। जी जी आप करें, साथ साथ आप इसको लिख लें फटाफट हाथ के हाथ, कोई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की हम बात कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दो तरह से हो सकता है, मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। यानी कि अगर एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, अगर एक्सप्रेस होगा तो दो तरह से हो सकता है, ठीक है जी। अगर एक्सप्रेस होगा तो दो तरह से हो सकता है, एक एक्सप्रेस या तो स्पोकन होगा या रिटन होगा। ये है जी इसका सवाल, डिफाइन इंडेमनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। अच्छा जी, तो बात क्या है, बात ये है कि एक्सप्रेस दो सिचुएशन में आपने सुन लिया होता है। अब स्पोकन कब होता है और रिटन कब होता है, जब बात होती है छोटी डील की, एक छोटा अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, 5,000, 10,000, 50,000 में भी, तो बहुत सारे मकामात पर ऐसा होता है कि सिर्फ उसको स्पोकन रखा जाता है, यानी कि सिर्फ
ज़बानी कलामी हो जाता है, यानी कि ठीक है जी, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप लिख कर दें, ऐसी में कोई मेरी डिमांड नहीं है। आपने सिर्फ़ अपनी ज़बान से ये बात अदा कर दी, तो मैं आपकी बात से मुतमईन हो गया, तो अब मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे लिख कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सप्रेस, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड हो जाएगा इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये अप्लाई हो जाता है अचानक से, और इसके अप्लाई होने की वजह ये होती है कि हालात ने आपको ऐसी चीज़ों में लगा दिया, ठीक है ना? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ भी हो सकता है, और हालात इन पर्टिकुलर केस। इसके अंदर एक एग्जांपल ऐड करते हैं। एग्जांपल, मिस्टर अली was going या driving a car and suddenly got accident. A person become seriously injured due to this reason. Mr. Ali gives indemnity to the family of injured and that he will pay loss further in case of death. Mr. Ali promised to pay 2 million rupees. सही है जी। अब एक यानी कि हालात भी आप पर ये इम्पोज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हालात आपके जो है कैसे इम्पोज कर सकते हैं? तो मैंने इसकी एग्जांपल दे दी कि भाई आप जा रहे थे रास्ते में, जब आप जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक बंदे को ठोक दिया आपने। अब जिस बंदे को आपने ठोका वो गया हॉस्पिटल इलाज के लिए, तो हमारा वो तो आपकी फॉर्मेलिटी थी और आपने वो पेमेंट कर दी। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम तो आपके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे और आपको एफआईआर कटवाएंगे, यूं करेंगे, ऐसे करेंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आपने उनसे जान छुड़ाने के लिए अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, बंदा बहुत इंजर्ड हो गया है। तो आपने उन्हें ये कहा कि ठीक है जी, मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, आप पुलिस में मत जाएँ, पुलिस क्या करेगी? उल्टा आपसे भी पैसा लेगी, मुझसे भी लेगी। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ या इंडेमनिटी देता हूँ कि अगर अल्लाह खुदा न खास्ता अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है, अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है तो मैं आपको 20 लाख रुपए अदा करूँगा। ठीक है ना? तो ये एक हमारा मुआहिदा हो गया। तो ये पैसे 20 लाख रुपए कब देने होंगे? ये 20 लाख रुपए सिर्फ़ उस सूरत में देने होंगे अगर वो उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसकी डेथ नहीं होती है, ठीक है ना? तो अगर उसकी डेथ नहीं होती तो आपको ये पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तब आपको ये पैसे देने होंगे। तो ये दिस इज़ एन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इन केस ऑफ डेथ यू विल हैव टू पे, अदरवाइज़ यू डोंट नीड टू पे एनी
even a single rupee. तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि यहाँ पर भी ये अप्लाई हो गया कि खास सिचुएशन में अगर उनका नुकसान हो जाता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तभी आपको ये पैसे देने होंगे, अदरवाइज आपको ये पैसे नहीं देने होंगे। सही है ना? तो ये हो गई इसकी बात। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं, essential of valid contract. तो a contract of indemnity must fulfill all the essentials of valid contract. ठीक है ना? तो ये जो हेडिंग हेडिंग नंबर 4 है हमारी, हेडिंग नंबर 4 ये कहती है कि जितने भी essentials of valid contract होते हैं वो तमाम इसमें पूरे होने चाहिए। यानी इसकी वैल्यू तभी है जब ये तमाम essentials of valid contract को पूरा करे। अगर ये तमाम essentials of valid contract को पूरा नहीं करता तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गए जी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा ही नहीं अगर तमाम essentials ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे ना। सही है? तो इसके लिए जरूरी है essentials का पूरा होना। अच्छा जी, पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ इसके अंदर। A contract of indemnity is a special kind of contract. The principles of the general law of contract contained in section 1 to 75 of the Indian contract. इंडियन की जगह काम करते हैं, हम देखते हैं Pakistani Contract Act 1872 are applicable to them. Therefore, it must possess all the essentials of valid contract. ठीक है ना? अब यहाँ पर बात क्या आई, वो तमाम असल में अभी तक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बेसिकली तो यही है। हम नहीं, असल में 18 यहाँ पर ये जब बना था ना, तो ये बना था जब 1872 में, तो इसलिए उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन अब जो है हमारा पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैसे यहाँ पर इंडियन हो तभी सही है, मैं इंडियन ही करता हूँ चीज को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870, उसकी वजह ये कि इंडिया ही था ना 1872 में, तो पाकिस्तान का तो 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो इंडिया तो 5000 साल से है, और ये जो पाकिस्तान बना है सिर्फ 1947 से बना। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 1872 में बना था, तो इसलिए इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 भी कहा जाता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे इसके बाद। पॉइंट वाइज लिखते हैं इसके फर्दर। देखिए, इसमें कहा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो थोड़े बहुत हमें बताने चाहिए कि क्या 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 इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो पहला, एज, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, must not be disqualified by law, competent to contract, free consent, lawful object, lawful consideration, certainty of terms, possibility,
performance not expressly declared, not expressly declared void. ठीक है, अच्छा जी, तो ये सब उसको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बिटवीन इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड, या इंडेमनिटी होल्डर भी इसको कहते हैं, तो और करके इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये दो पार्टीज के दरमियान होता है, ठीक है ना, और इसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन दो पार्टीज के दरमियान होता है। यह इसका आखिरी एसेंशियल था, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल हो गया कंप्लीट, तो ये हमने कर लिया सवाल कंप्लीट। अच्छा खासा बड़ा ही सवाल हो गया, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। अगर आई डोंट थिंक कि किसी ने पूरा लिख लिया होगा, तो ये आपके पास मैं व्हाट्सएप करवा देता हूँ, ठीक है ना, ये आप लोगों को व्हाट्सएप हो जाएगा हाथ के हाथ ही। कोई किसी का सवाल हो तो फिर वो कर सकता है, कमेंट बॉक्स में भी वो आ सकता है, कोई सवाल अगर किसी का हो तो, ठीक है। यहाँ पर